नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलराज सिंह मलिक जी आपका। जी नमस्कार। और राष्ट्रपति और राज्यपाल टिटुलर हेड हैं और सुप्रीम कोर्ट को पावर है, ऐसा अब कुछ लोगों का बयान आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ के बयान पर बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया कि उपराष्ट्रपति को किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात न करते हुए कोर्ट के फैसले को इस तरीके से जो है उसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, खासकर चेयरमैन राज्यसभा को, जो खुद एक पेशे से वकील रहे हैं और सीनियर एडवोकेट रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि नोटबंदी जो थी वो मिसाइल थी। तो ये आर्टिकल 142 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप तमाम प्रोग्रामों में कहते रहे हैं कि देश की डेमोक्रेसी है, ये देश का लोकतंत्र है, ये कोई राजशाही नहीं है कि आप जब चाहें जैसे लॉ बना दें और लोगों के विपरीत काम करें। तो ये सारे मामले पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 142 की शक्ति संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुनकर, मतलब कपिल सिब्बल का बयान है कि उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का बयान सुनकर उन्हें दुख भी हुआ है और हैरानी भी। उन्होंने किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष बात करनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब सरकार के लोगों को न्यायपालिका की बात पसंद नहीं आती तो वो हमला करते हैं, जब अच्छी लगे तो वो उसको वाह करते हैं। तो कोर्ट के फैसले से जो सरकार के विपरीत हो, इस तरीके की प्रक्रिया को आप क्या समझते हैं? और कई बार सरकार के फैसले कोर्ट के फैसले जो है सरकार के हक में होते हैं, वो तो आराम से गटक के पी जाते हैं। और जब उन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं तो वो कोर्ट को ही कहने लगते हैं। पहले कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और बाद में कहते हैं कि उन पे राइट नहीं है कि प्रेसिडेंट को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाए। क्या कहना है बलराज सिंह मलिक जी आपका? देखिए लोकतंत्र के अंदर कोई भी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी संस्था नहीं बचती लोकतंत्र में। लोकतंत्र को जो सुपर संसद है वो देश की जनता है, और देश की जनता ने ही संविधान के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो काम दिया हुआ है वो यही है कि जो सो कॉल्ड ये चौकीदार, पॉलिटिकल चौकीदार है ना, ये बदमाशी ना करें। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार हो, मंत्री संतरी हो, पीएम हो, गृह मंत्री, कोई भी एनीवन, ये बदमाशी ना करे। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फ्रीडम पे कोई हमला ना करे। इस सब की देखरेख करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके पास आर्टिकल 142 की पावर है टू डू द कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए। और पूर्ण न्याय का मतलब क्या है? अगर देश का संविधान जो है प्रियम्बल में जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप कोई काम नहीं करता, तो उस काम को करने में अगर कोई कानून की कमी है, किसी रूल की कमी है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स, उस खाली स्थान को भरने की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है। अगर राष्ट्रपति ही खुद, देश का राष्ट्रपति बदमाशी करे, राष्ट्रपति भवन का मिसयूज हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बदमाशियां हो, षड्यंत्र हो, देश को विभाजन करने के लिए, हेट स्पीच के लिए कार्यक्रम बने, या वहां व्यभिचार हो, तो क्या समझते आप कि कौन सी भाषा बोल रहा है कि हम जनता के चुने हुए हो? जनता के चुने हुए हो तो आपको ये अकल होनी चाहिए कि आपके पास संख्या का बहुमत हो सकता है, आपके पास जनता का बहुमत नहीं है। कितने परसेंट वोट आपके पास और कितने आपके खिलाफ हैं? तो यू आर इन माइनॉरिटी, यू आर नॉट इन मेजोरिटी बाय द पीपल। तो ये संख्या का गेम है। संख्या के गेम के आधार पे आप संविधान को रोंद के, संविधान के लक्ष्य और संविधान के मूल भाव के खिलाफ और लोगों के फंडामेंटल राइट को रोंदने की आपको किसी ने शक्ति नहीं दी, और आप वो बदमाशी करते हैं। तो यही तो ड्यूटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसको पकड़ना। जब देश की जनता आपके कानून पास करने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए लालायित हो, इसका मतलब है पार्लियामेंट ने काम नहीं किया अपना। पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हैं ज्यादातर को तो नॉलेज ही नहीं संविधान की। सफेद कुर्ते पजामे पहनते हैं और उनमें वो दिला के हार्ड प्रेस करा के इधर उधर घूमते हैं। लुटियन जोन का नाम लूट जोन है। इनको पता भी नहीं है संविधान का। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी में प्रोविजन है कि जितने उनके वर्कर हैं, हम बड़ी पार्टी बन गए, दुनिया की बड़ी पार्टी बन गए। अरे तुम्हारे मेंबरों को संविधान की नॉलेज है क्या? जिनको तुम टिकट देते हो उनको संविधान की नॉलेज है क्या? या तुमको खुद को नॉलेज है क्या? जो मंत्री संतरी बने बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंगों में बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ये काम है क्या? उसको पता नहीं क्या आर्टिकल 142 क्या होता है? उनको पता नहीं क्या
कि देश में शासन में होता है कि शासन अध्यक्ष, यहां शासन नहीं है। इसलिए आपने प्रेसिडेंट का मीनिंग राष्ट्रपति या शासन अध्यक्ष जो निकाले बैठे हुए, बेवकूफी है। यहाँ का राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष नहीं है, वो शासन नहीं है, वो व्यवस्था, एक मानवीय व्यवस्था का प्रमुख है, जिम्मेदारी के साथ है। अध्यक्ष नहीं है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, उसको कोई निर्देश नहीं दे सकता, वो चुन जाए, बदमाशी करते रहे और हम नपुंसक बन गए देश के लोग, जो असली सुपर संसद हैं, जो देश के मालिक हैं। वो 5 साल तक वेट करें, चोर उचक्कों के हाथ में सत्ता चली जाए, चोर उचक्के पार्लियामेंट में चले जाएं, चोर उचक्के राष्ट्रपति बन के बैठ जाए, चोर उचक्का प्रधानमंत्री बन जाए, चोर उचक्का गृह मंत्री बन जाए, चोर उचक्के सीएम बन जाए, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, चीफ जस्टिस बन जाए, और ये देश बर्दाश्त करे 5 साल तक। मालिक को, चौकीदार को बदलने की अगर पावर नहीं है कि उसको अपने घर से धक्के देके नहीं निकाल सकता, मालिक ये कर सकता है, और देश की जनता मालिक है। दैट इज द नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उनका कैलिबर, और उन्होंने तो हमारे समाज को भी बदनाम कर दिया, एक तरह से कृषक समाज को बदनाम कर दिया, उस समाज को बदनाम कर दिया जिसकी गांव में भी छोटी छोटी पंचायत के अंदर इस तरह की उलझुल बातें कोई कर नहीं सकता। क्या आपको चाहिए? एक अच्छा इंसान बहुत बड़ा है किसी पद से, राष्ट्रपति बनना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना राष्ट्रपति की जिम्मेवारी निभाना, उस आचरण को निभाना। प्रधानमंत्री बनना इतना बड़ा, और सीएम बनना, जज बनना इतनी बड़ी बात नहीं है। वो जुगाड़बाजी से कोई भी बन जाता है। उसकी जिम्मेदारी निभाना, उस आचरण के साथ जीना, उस आचरण के साथ देश के सामने प्रस्तुत होना। इन्होंने बदनाम कर दिया उपराष्ट्रपति पद को भी। ये पद जनता के बनाए हुए पद हैं, इन पे कई बार इस तरह के लोग पहुंच जाते हैं, पहुंचे हैं। ज्यादातर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो इस देश में रबड़ स्टैंप बनाए जाते रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का, लोकतंत्र का। लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं है, लोकतंत्र में रूल नहीं होता, लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। ये रूल ऑफ लॉ भी करते हैं ना जज भी बार बार, रूल ऑफ लॉ। अरे पहले क्या था? रूल ऑफ किंग, आजादी से पहले। अब तुमने कह दिया रूल ऑफ लॉ। रूल जब होता है जब कोई रूलर होता है और जिसके हाथ में रूल होता है, डंडा होता है। डंडा नहीं होता डेमोक्रेसी में, यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है। ये नॉनसेंस है रूल ऑफ लॉ, असली है सिस्टम ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्यवस्था। ये भारत की सरकार नहीं है, ये भारत की व्यवस्था है, भारत की मानवीय व्यवस्था है, जिसके लिए संविधान बना। किसी को राष्ट्रपति बना के प्रिविलेज देना हमारे संविधान का कोई मकसद नहीं रहा, ना हमारे संविधान निर्माताओं का, ना इस देश की जनता का। ये अपने दिमाग में से भूत सवार निकाले। इनको लुटियन जोन में जो बंगले हैं ना, जो आजादी में शासन के दौरान, गुलामी के दौरान बने हुए घर, जिसमें राष्ट्रपति रहता है या रहती है, या प्रधानमंत्री, या ये जो मंत्री हमारे जज भी जो रहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, इनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। इनको सब घरों से निकाल के डेमोक्रेटिक हाउस देने पड़ेंगे, और ये घर देश की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाएं। इनको, इनकी मानसिकता खराब हो जाती है। इन बंगले में जाके इनको बंगले से निकलना नहीं चाहते, षड्यंत्र रच के किसी भी तरह इन पे कब्जा जमाए रहना चाहते हैं। दिस इज द मेंटेलिटी। और कोई आदमी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए, अरे तुम्हारी नमस्ते तो लेता नहीं प्रधानमंत्री, तुम झुक झुक के सलाम करते रहते हो, अगला गर्दन नहीं मोड़ता, और फिर भी तुम चमचागिरी करते रहते हो। तुमने गवर्नर होके बदनाम किया गवर्नर की पोस्ट को, एक राज्य की सरकार को तुमने नपुंसक बनाने की कोशिश की। और जो गवर्नर तमिलनाडु सरकार को, उस स्टेट की जनता को नपुंसक बनाने में लगा हुआ था, कौन है वो केंद्र सरकार? कौन है वो गवर्नर एजेंट? तुम अंग्रेजों के एजेंट हो क्या? ये अंग्रेजों का शासन है क्या? ये डेमोक्रेसी है, इसमें इस तरह के नॉनसेंस वाले गवर्नर नहीं चाहिए, इस तरह की नॉनसेंस मानसिकता वाले डिप्टी कमिश्नर नहीं चाहिए। इन डिप्टी कमिश्नर से और गवर्नरों से देश को निजात दिलानी पड़ेगी। एक लड़का, उसके सामने कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टर, समाज के प्रतिष्ठित आदमी, एक अदनस आदमी जिसके जरिए आज भी शासन करने की सीएम, उस डीसी के जरिए, कोई पीएम उस डीसी के जरिए, वो डीसी को ऐसा बना दिया जैसे एजेंट शासन का। इस देश में शासन नहीं है, व्यवस्था है। जिस तरह से ऊपर से आदेश डीसी के जरिए जाते हैं, देश की जनता नीचे से वही आदेश, अगर राष्ट्रपति और सीएम या पीएम के पास नहीं पहुंचते तो ऐसे डीसीओ का इस देश में कोई काम नहीं, फ्यूचर के अंदर जरूरत नहीं है ऐसे डीसी और ऐसे गवर्नर की। गवर्नर ऊपर से आदेश लेता है तो उतने ही देश की जनता, एक गांव के आम आदमी से उसका आदेश उसके जरिए अगर वापस नहीं पहुंचा ऊपर तक, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, वो शासन है। और ऐसे गवर्नर, ऐसे डिप्टी कमिश्नरों का खात्मा करना पड़ेगा देश के अंदर। इनके पदों की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपने उपराष्ट्रपति के तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आपत्ति जताने वाली बात की।
तमिलनाडु की सरकार के अंदर एक तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन भी आती है। ईडी बगैर किसी एफआईआर को नोट किए या बगैर किसी जांच एजेंसी की जांच को लिए, ईडी का काम है पीएमएलए के अंडर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो भी पैसा, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो या वो पैसा जो है वो कहीं गलत तरीके से कमाया पैसा हो, उसकी ट्रेल को ईडी तलाशती है, जिसमें ईडी के डायरेक्टर चूज करते हैं कि कौन सी पिक्यूलैरिटी है किस केस में जिसमें इंटर स्टेट या इंटर ग्लोब कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है। अब तो हमें ये देखने में आ रहा है कि ऑपोजिशन रूल स्टेट हो कर्नाटक की, वहां ईडी कार्रवाई करने पहुंच जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट में इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई कि सेक्शन 17 के अंडर आप तभी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकते हैं जब कोई एफआईआर दर्ज हो, उसमें कोई जांच एजेंसी की कोई जांच रिपोर्ट मौजूद हो और आपको लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है। ये तो आनन फानन में, जहां पे सीबीआई का स्वायत्त खत्म हो चुका है कि सीबीआई वहां नहीं जा सकती, तमिलनाडु ने ऑलरेडी पास कर दिया, वहां ईडी भेज देते हैं। फिर आपने देखा नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को इस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच करने का 365 दिन का टाइम था, 365वें दिन उन्होंने कह दिया हम प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं 661 करोड़ रुपए की। जो यंग इंडिया और एजेएल, उनका कहना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 661 करोड़ है ही नहीं, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 339 करोड़ रुपए, जिसको आप 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। उधर अदानी को हेयर कट करके कई हजारों करोड़ों की कंपनियां कई सौ करोड़ में दे दी जाती है। अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का लोन 445 करोड़ रुपए में जो है वो सेटल हो जाता है। तो एक तरफ तो ये कॉर्पोरेट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपए भी माफ कर रहे हैं, उधर ईडी द्वारा खासकर ऑपोजिशन रूल स्टेट में जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति उसके बारे में तो कोई बात नहीं करते, सिर्फ राज्यपाल के केस की बात करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है सत्ता में बैठे लोगों का? देखिए, ईडी का असली मकसद तो क्या है देखा जाए तो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, इस तरह के इवन इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी वगैरह। अगर इस ईडी का जिस तरह से आचरण आज की सरकार और इस एजेंसी के जरिए कर रही है, उस पे जाया जाए तो सबसे पहले तो सारे लोग, ये बीजेपी के जितने जनप्रतिनिधि है ज्यादातर इसमें गिरफ्तार होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की इलेक्शन के अंदर। इनका नार्को टेस्ट इनको पकड़ के अगर पूछा जाएगा तो मैं नहीं समझता इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी बचेगा उस बात से। सारे लोग ये गिरफ्तार होंगे। जितना इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट पे अपने बीजेपी के ऑफिस बनाए, आरएसएस की जो बिल्डिंग बनाई है, अगर चाहे तो उसमें इसी तरह से जो मॉडस ऑपरेंडी ये सरकार यूज कर रही है और ईडी उसको फॉलो कर रही है, उसमें तो सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग जेल में जाएंगे और जा सकते हैं। अगर यही इसी तरह की हल्के तरीके से लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो इस देश का लोग बचेगा नहीं, सारा देश ही अपराधी हो जाएगा। जितने लोग हैं जो ये मकान खरीद रहे हैं, जितने इवन इस देश के जज हों, नेता हों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में या आसपास भी, अब नहीं तो इनके बेटे बेटियां और भी प्रॉपर्टियां खरीद रहे होंगे। कितना इस देश में अभी भी वो है, एक सिस्टम है, चल रहा है एक सिस्टम, उससे रेवेन्यू भी आ रहा है, मगर तुम इंटरनल लोगों की जिंदगियों में दखल देने की कोशिश क्यों करते हो और दूसरे को अपराधी कह के खुद संत महात्मा बनने की कोशिश कैसे करते हैं? है हिम्मत इस देश के प्राइम मिनिस्टर में नार्को टेस्ट कराने की? है हिम्मत इस देश के गृह मंत्री में नार्को टेस्ट कराने की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की? है आरएसएस के चीफ में नार्को टेस्ट कराने की? बताओ देश के सामने अगर हिम्मत हो तो। तुम्हारी नार्को टेस्ट और जो तुम्हारा दूसरा झूठ पकड़ने का टेस्ट अगर होगा तो 1 मिनट उसका देश के सामने कर दिया जाए, प्रदर्शन भी, लाइव टेलीकास्ट, पता चल जाएगा कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। एक दूसरे को इस तरह अपराधी बना बना के राजनीति करना, ये शासन मानसिकता है। और शासन मानसिकता का मतलब है हत्यारी मानसिकता। शासन में लगातार शासन में बने रहना चाहता आदमी, व्यक्तिवाद हावी होता है, वो आदमी ऐसी मानसिकता लोगों की हत्या कराती है। ऐसी मानसिकता आदमी को एक तरह से बदमाश बनाती है, गुंडा बनाती है। वो लगातार सत्ता में बने रहने के झूठ बोलता है, ठगी मारता है, देश के लोगों को कहता कुछ है, करता कुछ है, और अपने प्रतिद्वंदियों को मरवाता है, मरवाने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए देश की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में देख लीजिए। इसलिए जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी है, किसी के बाप की वो नहीं है ये जागीर, ये पद, ये घर, ये पार्लियामेंट, देश की सुपर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की जनता है। और देश की जनता ने, देश की जनता जो सो कॉल्ड ये चौकीदार है ना, जो पॉलिटिकल अपने आप को चौकीदार बताते हैं, इनकी सुपर चौकीदारी करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। तो देश की जनता 5 साल तक इन चोरों को बर्दाश्त करे, किसी को भी, किसी भ्रष्ट को
किसी चरित्रहीन नेता को, किसी को बेजुबान वाले नेताओं को जो कहें कुछ करें कुछ, झूठ वादे करके वोट लेना और वादों से मुकरना और देश के लोगों का जमीर पैसे से खरीदना, जाति पे रिलीजन पे बांट के करना, हिंदू मुसलमान करके करना, अगड़ा पिछड़ा करना, ये कोई भी, ये एक पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसा करती है, ये असली देशद्रोही आतंकवादी लोग हैं। और ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है और यही मानसिकता हत्यारी मानसिकता है। इसलिए समाज में आज ये पूरी चर्चा आप सर्वे करके देख लियो कि आज का सिस्टम जो लोग चला रहे हैं वो हत्यारी मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि शासन मानसिकता हावी है। वो एक ही चीज है, पर्यायवाची है, शासन मानसिकता, हत्यारी मानसिकता। शासन पे कब्जा जमाए रखने वाले लोग और हत्यारे एक ही जैसे होते हैं। जी, एक सवाल और मेरा आपसे इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिंगल जज बेंच कैसे कर सकती है। 31 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, 32 जज हैं, तो 5 जज या 8 जज की बेंच हो तब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को ले। क्या ये बाध्यता है सुप्रीम कोर्ट पर कि 2 जज का फैसला, बेंच का फैसला जो है वो 5 जज की बेंच के फैसले के कमजोर है? जरा मैं आपसे इस पे भी समझना चाहता हूँ। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो व्याख्या किसी बात की करनी हो तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए। किसी कानून को धराशायी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं चाहिए। अगर आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन में कानून बनाए, कहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत है? अगर आपने एक बेहुदा कानून बना दिया है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो एक आदमी सिंगल जज के पास भी हाई कोर्ट में जाता है, डबल जज 2 जजों के सामने भी जाते हैं। जब किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, सरकार करती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, कुछ और करता है, उस सारे कानून को, उस सारे रूल को, कोई बीच में एग्जाम होता है, एग्जाम के बीच में रूल चेंज कर देते हैं अपने लोगों को भर्ती करने के लिए, मेरिटोरियस को इग्नोर मारने के लिए। तो सारे के सारी जिस तरह के रूल जो बनाते हैं, इस तरह का लॉ बनाते हैं, उसको ये धराशायी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब है, जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे ऐसी बात आ जाए और उसकी व्याख्या करनी पड़े। यहां व्याख्या कहां करनी है? या तो एक बने हुए गलत लोग को धराशायी करना है। और दूसरा मैं एक और कहूं, ईडी को अगर करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट की कमी रही। सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत काम किया। सुप्रीम कोर्ट जब ये चंदा जो मामला पकड़ा था इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, ये हजारों करोड़ इनके ईडी के जरिए ही इनके जब्त कर लेने चाहिए थे, जो आज कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को दूध की धूली का मैं सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। मगर इस बीजेपी के पास जो भ्रष्टाचार का पैसा है, ये तो ईडी में फंसने चाहिए थे और सारा पैसा इनका जब्त होना चाहिए था। इनके ज्यादातर बीजेपी के ऑफिस और ये आरएसएस के जो बिल्डिंग बनाए हुए हैं, ये सब ईडी को ताले लग जाने चाहिए थे अब तक। अगर जिस हिसाब से ये दूसरे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए डेमोक्रेसी में भेदभाव के साथ कार्रवाई नहीं होती। डेमोक्रेसी में पूरे देश के भले के लिए आगे की तरफ बढ़ना होता है। एक दूसरे की टांग खींच के सत्ता में बने रहने की कोशिश राजशाही है। तानाशाही और राजशाही में भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, अपने दोस्त को, प्रतिद्वंदी को मारने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये जो आलोचना है, बेहुदी आलोचनाएं, बेहुदे एक दूसरे पे केस बनाना, एक दूसरे को लज्जित करना, इधर उधर ट्रोलिंग आर्मी खड़ी करना, और कोई आदमी बोलने की फ्रीडम सबसे घटिया होगी देश की दुनिया के अंदर। जिस देश की बोलने की आजादी जितनी कम है, वो उतना ही घटियापन पे वो देश चला जाता है। उसके शासन जो लोग बैठे हैं सत्ता में, उसकी जिम्मेदारी के साथ, वो शासन मानसिकता के लोग हैं, वो अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, वो संविधान के हत्यारे लोग हैं, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ वाले लोग हैं। और जिस देश के पासपोर्ट की भी हमारा तो डबल हो गया कांग्रेस के वक्त से, अब जो हमारा डिग्रेड हो गया है, हमारे पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर, उसकी वैल्यू कि ये कैसे लोग हैं, इनको एंट्री देनी चाहिए या फैसिलिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उसमें इतनी गिरावट आई है। और ये बता रहे विश्व गुरु डंका बजरा बकवास करे, देश को धोखा दे रहे, देश के पैसे के साथ, देश का ही पैसा, देश का सिर, देश की जुत्ती मजाक बना दिया है। सारा हमारा पैसा एडवर्टाइजमेंट के जरिए इन चैनलों को जाता है, बड़े सेठों को, और उन्हीं से हमारे खिलाफ प्रचार होता है। देश की जनता के मुद्दों के खिलाफ मुद्दे दबाए जाते हैं और अपनी सत्ता में बने रहने के लिए वो मुद्दे चलवाए जाते हैं। ये तानाशाही सरकार है। ये तो हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही वाला मामला है देश के अंदर। और एक उपराष्ट्रपति कैसे दे सकता है वो बयान? उसकी तो हिम्मत भी नहीं बेचारे की, उसकी नमस्ते कोई लेता नहीं। वो तो इतनी चालाकी से वो कर रहा है जैसे गवर्नर के उसमें उसने किया। और ममता बनर्जी का, अरे राज्यों के अधिकारों को आप चलने नहीं देना चाह रहे। अब वो चमचागिरी करके इस तरह पता नहीं क्या जुगाड़, एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा है कि इधर से बीजेपी वाले भी, पीएम एंड कंपनी भी खुश हो जाए, उधर से आरएसएस भी खुश हो जाए। जो मानसिकता बीजेपी की है, आफ्टर ऑल ये बच्चा है आरएसएस का।
आरएसएस की ही मानसिकता शासन मानसिकता है, डेमोक्रेटिक मानसिकता नहीं है। जब देश में हिंसा हो, वो हो, तो आरएसएस को बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा समाज कह रहा है, देश कह रहा है, सर्वे करके देखिए आप। तो इसका मतलब क्या है, बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी के खिलाफ जो लोगों के दिमाग में वो है, उससे ज्यादा लोगों के दिमाग में है कि असल जननी कौन है इन लोगों की। तो जननी के बारे में देश के लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव बात है, और वो सही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो कोई भी मामला हो। जज तो जवाब नहीं दे सकते। आप ऐसे बयान देकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति धनखड़ से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर बरामद कैश को ढेर का मामला भी उठाया गया और सवाल किया गया, तो क्या इस मामले में ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का तो पक्का केस बनता है। उस केस में ये भी क्यों ये कार्रवाई नहीं हुई? जी बलराज जी, आखिरी सवाल। किसने रोका था उपराष्ट्रपति को? किसने रोका प्रधानमंत्री को? किसने रोका पुलिस कमिश्नर को? किसने रोका गृह मंत्री को? अरे तुमने प्रवक्ता को भी चुप रखा। इमीडिएट तुम्हारी ड्यूटी बनती थी, देश को बताना तुम्हारी ड्यूटी है। यू आर सर्वेंट ऑफ पीपल। आप मालिक नहीं है देश के, आपको बताना चाहिए था किसी जज के घर में पैसे मिले। ये क्या तुम लिपापोती करना चाहते थे? क्या बेनिफिट चाहते थे ऐसे जजों से कि जिनकी फाइल कमजोर हो, जो भ्रष्ट हो? ऐसे अधिकारियों से आप फायदा चाहते हैं, ऐसे जजों से फायदा चाहते हैं? आपने कितने जज अपने फिट कर लिए आरएसएस ने? और कुछ जज रीढ़ की हड्डी के साथ, कुछ देश के फंडामेंटल राइट के साथ चलते हैं, तो आपको दुश्मन दिखाई देते हैं। उनके खिलाफ उपराष्ट्रपति को आप प्रवक्ता बना के भेज देते हैं बयान देने के लिए। दैट इज नॉनसेंस इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तो ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है। और पूरे देश के वकीलों से मेरा तो निवेदन है, सारे हम बहुत कमियां हैं जुडिशरी में, मगर इस देश को फिर भी एक मजबूत जुडिशरी की जरूरत है। अभी जुडिशरी 10% काम किया है, 50% काम करे तो। और ये और ख्याल रखना है, जितने लोग आरएसएस बैकग्राउंड के लोग जज बने हैं, सभी वकीलों की ड्यूटी है उन पे ज्यादा ध्यान देने की, उन पे कंट्रोल करने की, ताकि वो सही रास्ते पे चले और संविधान के हिसाब से काम करें, और उनमें हिम्मत आए, ताकि वो जो कोई शिक्षा, जो कुछ जजेस ने कमेंट दिए ना, जो आरएसएस की मानसिकता की बात है, कुछ कहते हैं गीता उसमें आनी चाहिए। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, मिस्टर मित्तल ने, कि गीता और ये पढ़ाया जाना चाहिए। अरे आपने गीता का ही क्यों नाम लिया? अगर पढ़ाया जाना चाहिए तो गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए ना, अकल आए सबको। एन एडवोकेट हैज टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। ये है वकीलों का, वकीलों को जानने का। अगर तुम ये खाली गीता गीता के ठेकेदारी मत लो। और सह अस्तित्व ही मानव जाति की शरण सतली है। और इस देश के में भी फ्रेटर्निटी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे संविधान का। न्याय में अगर चाहे 35 जज भी सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठे होकर कोई फैसला करे और उससे हमारे देश की फ्रेटर्निटी अगर भंग होती है, तो दैट इज आल्सो नॉनसेंस जजमेंट। अगर पूरी पार्लियामेंट सर्वसम्मति से भी कोई कानून पास करे, दैट इज नॉट पावरफुल लॉ। अगर उससे हमारे देश की फ्रेटर्निटी भंग होती है, तो दैट इज नॉनसेंस वर्क बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह का भाषण दे जो 142 करोड़ को ध्यान में ना रख के दिया जाए और खाली इलेक्शन के लिए दिया जाए, दैट इज फ्रॉड विद द कंट्री। ये और जहां प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इनके दिए हुए भाषणों में देश में विभाजन हो, चिंता हो, डर हो, तो ये फिर सबसे बड़े आतंकवादी हो सकते हैं देश के, और उसके रोल में होते हैं उस वक्त इस तरह की बकवास करते हैं। तो हमें 142 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं करनी। ये शासन नहीं है। इसलिए गृह मंत्री इस देश में डंडा चलाने वाला नहीं है। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस देश में सिस्टम ऑफ लॉ है। रूल का मतलब है डंडा। पहले था रूल ऑफ किंग, फिर हो गया रूल ऑफ लॉ। ये नॉनसेंस वर्ड है, इसको जजों को भी समझना चाहिए, इस शब्द को यूज भी नहीं करना चाहिए। ये इससे बू आती है शासन की। डेमोक्रेसी में रूल नहीं होता, क्योंकि रूलर नहीं होता। यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है, व्यवस्था है। भारत के संविधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की मानवीय व्यवस्था, सरकार नहीं। सरकार फिल्मों के अंदर गुंडे मवालियों को सरकार बोला जाता है। ये मीनिंग बदलने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका तो दखल देगी ही। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई का भी मामला है, शेखर यादव का भी मामला है, एफआईआर तो उन पर भी दर्ज होनी चाहिए। ये दखल नहीं देगी, ये दखल नहीं देती, जिम्मेदारी है।
आत्मजीत जी, इसको दखल मत कहो। अगर किसी के पास 3 नौकर हैं और 2 को काम करना है और तीसरे को सुपरविजन करना है, और सुपरविजन वाला तो करेगा। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, गार्डियन नहीं है पार्लियामेंट संविधान की, और राष्ट्रपति भी गार्डियन नहीं है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं गार्डियन। गार्डियन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और मालिक है देश की जनता। देश की जनता का सुपरवाइजर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और ये है वर्कर। पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन वर्कर है, प्राइम मिनिस्टर वर्कर है देश का, डेमोक्रेटिक वर्कर। और इन वर्करों को सुपरवाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन भी वर्कर है, और इनको सुपरवाइजर को ड्यूटी, सुपरवाइजर भी बहुत बार काम नहीं करता हमारा। तो मैं कहता हूं सुपरवाइजर ही तो कमजोर हो गया देश में। हम सबको मिलकर सुपरवाइजर को स्ट्रांग बनाना है, ताकि इन वर्करों से सही काम ले सके। ये वर्कर काम भी थोड़ा करे वो चलेगा, मगर गलत काम ना कर पाए ये नहीं चल सकता। इसको देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत बर्दाश्त कर चुका है ये देश। इसलिए सबसे पहले सिटीजन ओरिएंटेड सारी बातें हों, ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध ओरिएंटेड बात ना हो, ये नॉनसेंस इस देश में ना चले। इसलिए जजों को भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, जजों की भी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी प्रियम्बल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। बहुत जजेज आजकल वो भाषा बोल रहे हैं जो आरएसएस चाहता है, वे नॉनसेंस लैंग्वेज नहीं चलेगी जजों की भी। देश सब समझ रहा है, आपको ज्यादा है तो जाइए धोती कुर्ता पहनिए, जाके आरएसएस के प्रचारक बनिए। आपको यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का प्रचारक बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसका ध्वज आपको उठाना है प्रियम्बल ऑफ इंडिया का। वो लक्ष्य क्या तय करता है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ना कि कुर्सी, कि मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं हाई कोर्ट का जज हूं। कुर्सी को नीचे रखिए। और जितनी कोर्टों के अंदर ये पगड़ियां पहन पहन के काफी जगह बंद हो गई हैं, किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पगड़ियां, जो पगड़ियों को डिमोरलाइज करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा काम किया था कि हमारे पगड़ी वाले लोग उनकी कुर्सियां खींचते थे। अब जजों का ये है, जो स्वस्थ नहीं है उसको तो घर रिटायर होकर जाना ही चाहिए। जिसको आप आगे पीछे अपनी कुर्सी भी नहीं कर सकते, आपको एक आदमी चाहिए आपकी कुर्सी सरकाने के लिए। हमें बू आती है शासन की, जब हम एडवोकेट बैठे होते हैं और जजों की कुर्सियां उनके नीचे से आगे पीछे सरकाते हैं। ये दैट इज नॉनसेंस, ह्यूमन डिग्निटी के साथ गड़बड़ है ये जजों को भी इस बात में देखना होगा। हमारी जुडिशरी में बहुत कमजोरी है, पर उस कमजोरी का ये मायने नहीं है कि हम एग्जीक्यूटिव को फ्री हैंड दें या पार्लियामेंट की नॉनसेंस को बर्दाश्त करें मेजोरिटी के नाम पे। इनको दर्द इसलिए हो रहा कि हमने मेजोरिटी के नाम पे हम जो चाहे हम कर ले, हम राजा बन गए। अरे मूर्खो, राजा राजशाही नहीं है देश में, डेमोक्रेसी है। अपना दिमाग अलाइन करो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से व्यवहार करो, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। तभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुंह से बातें निकलेंगी, अदरवाइज नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जहां एफिशिएंसी ना हो, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए वहां पे दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद। जी, नमस्कार नमस्कार। थैंक यू।